नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2018 फाइनल रिजल्ट की, जो कल लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। और यहाँ पर दोस्तों जो लड़कियाँ हैं सबसे टॉप पोजीशन पर हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि पानीपत की अनुज नेहरा शीर्ष स्थान पर है, सेकंड स्थान पर हैं संगीता राघव गुरुग्राम हरियाणा से और तीसरे स्थान पर ज्योति शर्मा मथुरा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो फिलहाल 988 पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसमें सर्वाधिक अंक जो अनुज नेहरा ने हासिल करके टॉप स्थान प्राप्त किया है। कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट याचिका के अधीन जारी किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो जिनका रिजल्ट के सामने प्रोविजनल लिखा होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात कर लेते हैं प्राप्तांक एवं कट ऑफ की, तो यहाँ पर अब इसका प्राप्तांक कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। सचिव का कहना है कि चयनितों का प्राप्तांक एवं कट ऑफ जल्द ही आयोग की वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये अहम पदों की 10 साल की सबसे बड़ी पीसीएस भर्ती थी, वो भी लॉकडाउन में लोक सेवा आयोग ने इसको कंप्लीट कराई। कई बार साक्षात्कार के डेट में परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन फिर भी लोक सेवा आयोग ने पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी भर्ती को लॉकडाउन में पूरा करके एक मिसाल कायम की है। वहीं पर आपने देखा होगा जो अन्य विभाग कोरोना के कारण ठप्प पड़े थे, बंद पड़े थे, लेकिन लोक सेवा आयोग जब से आदेश हुए तब से बराबर काम कर रहा है और उसका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया। वहीं पर दोस्तों सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर जो टॉपर हैं वो अदर स्टेट से यानी बाहरी राज्यों से है और वो भी यूपीपीएससी में टॉप में आ गए। तो यहाँ पर अधिकतर लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये इसमें लेकर संदेह जता रहे हैं कि आखिर बदले पैटर्न पर परीक्षा होने का इतना बड़ा फ़ायदा कैसे मिल गया इनको। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर इस बार यूपीपीएससी में भी परीक्षाएं हुई थी, उसी का फ़ायदा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मिला है। क्योंकि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, जब देखा कि बदले पैटर्न पर ये यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसका बेनिफिट यहाँ पर इनको मिल गया। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। दोस्तों यहाँ पर अपडेट है पीसीएस 2019 मेंस एग्जाम की। पीसीएस 2019 मेंस एग्जाम जो आप लोगों का सितंबर माह में प्रस्तावित है, इसके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। 22 सितंबर से इसकी भी परीक्षाएं होनी है। ठीक है, तो ये प्रवेश पत्र हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों RO 2016 के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। 20 सितंबर 2020 को ये परीक्षा होनी है। वहीं पर दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा के विरोध में आ गए हैं। कारण इसका ये है कि ये 2016 की परीक्षा है और एक बार ये पुनः परीक्षा हो रही है। ठीक है, और 2016 में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन अब लोक सेवा आयोग ने इसमें माइनस मार्किंग लगा दी है और अभ्यर्थियों को माइनस मार्किंग से गुजरना पड़ेगा। इस वजह से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब ये 2016 की भर्ती है उस समय मूल विज्ञापन में माइनस मार्किंग कोई व्यवस्था लागू नहीं थी, तो फिर अब माइनस मार्किंग इसमें क्यों लगाई गई है। अभ्यर्थी इस माइनस मार्किंग का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। इस माइनस मार्किंग को हटाने के लिए पहले तो लोक सेवा आयोग में इसका विरोध किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर लिखा है अगर फिर भी नहीं हटता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी जाएगी, क्योंकि 2016 की भर्ती है, इसमें अब नए नियम 2020 के नहीं लागू होने चाहिए। बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को जो 12वीं में उनको भी सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी। मुख्य विषयों में से किसी एक विषय में फेल हुए तो सब्जेक्ट बदल करके हो सकेंगे पास। जैसे आपने देखा होगा अभी तक सीबीएसई की हाई स्कूल की जो परीक्षा होती थी उसमें एक सब्जेक्ट विषय को रिप्लेस कर सकते थे। सपोज करो आपने 6 विषय आपके मुख्य विषय हैं और एक अलग से आपने रिप्लेसमेंट विषय ले रखा है। इन 6 में से किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं तो फेल वाले विषय को हटा दिया जाएगा और ये रिप्लेसमेंट वाले सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से आप पास हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है अब सीबीएसई बोर्ड 2021 से 12वीं के छात्रों को भी ये सुविधा देने जा रहा है। तो सीबीएसई के छात्रों के रिजल्ट में सुधार के लिए ये कवायद की गई है। ठीक है, अब अगर 5 विषय में किसी भी विषय में
फेल हो जाते हैं इंटर में, तो जो अलग विषय रिप्लेसमेंट के रूप में आपने लिया है उसको वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और आपको पास कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है 3 सालों में दी सरकारी नौकरियों का मांगा ब्यौरा। राज्य सरकार पिछले 3 सालों में सरकारी विभागों में दी गई नौकरियों का पूरा ब्यौरा एकत्र कर रही है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों से इस संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो विशेष सचिव कार्मिक शीतला प्रसाद ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को शुक्रवार को भेजे पत्र में कहा है कि वर्ष 2017 से 2000 अगस्त के बीच तक सरकारी संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को दी गई नौकरियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाए और विभिन्न आयोगों को भी पत्र लिख करके कहा गया कि 3 सालों में कितनी नौकरियां दी उसकी पूरी रिपोर्ट भेजें। पॉलिटेक्निक परीक्षा की बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा आज 12 सितंबर को हो रही। ऑफलाइन परीक्षा ये होनी है और ऑनलाइन जो परीक्षा है वो 15 सितंबर को होगी। इसमें यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो बताई गई, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको परीक्षा सेंटर पर लेकर के जाना है। यहाँ पर लिखा कि परीक्षार्थी को लेखन सामग्री और पानी की बोतल स्वयं लानी होगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पाठ सामग्री लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मानक ताप से अधिक ताप पर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग कक्षा में परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अगर प्रवेश पत्र में कोई गलती है तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर से सुधार करवा सकते हैं। अगर प्रवेश पत्र में फोटो स्पष्ट नहीं है तो 2 कलर फोटो लेकर के आना अनिवार्य है। जेई 2018 परीक्षा की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एसएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा 2018 के पहले और दूसरे प्रश्न पत्र के कट ऑफ के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया है। सफल अभ्यर्थियों में से सिविल इंजीनियरिंग के 3800, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल के इंजीनियरिंग में कुल 833 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो होगा 28 सितंबर को होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अंक वेबसाइट पर 15 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। तो जो भी एसएससी जेई परीक्षा के छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती को लेकर के। लिखा है दरोगाओं की प्रोन्नति पर 6 हफ्ते में ले निर्णय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीआईजी स्थापना लखनऊ को यूपी के विभिन्न जिलों में तैनात 2012 बैच के दरोगाओं की इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देने की मांग पर 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति देश को नई दिशा देगी। 15 लाख से ज़्यादा सुझाव शिक्षा नीति पर सरकार को मिलने की बात कही है। 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र, हर व्यवस्था बदले जाने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश भर के शिक्षकों से इसमें सुझाव मांगे गए हैं और अब तक कुल मिलाकर के 15 लाख से ज़्यादा सुझाव भी मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि मार्कशीट जो है सिर्फ एक प्रेशर शीट है। मार्कशीट से पर ही अभिभावकों का पूरा ध्यान केंद्रित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 से नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा है परिवार के लिए प्रेस्टीज सीट बन गई है मार्कशीट, पीएम मोदी ने कहा है। नीचे लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साफ किया कि साल 2022 से छात्रों की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे पाठ्यक्रम से की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा समस्याओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि एक बड़ी समस्या यह भी है कि हमारे देश में सीखने पर आधारित शिक्षा की जगह मार्क्स और मार्कशीट वाली शिक्षा व्यवस्था हावी है। सच्चाई ये है कि मार्कशीट अब मानसिक प्रेशर सीट और परिवार की प्रेस्टीज सीट बन गई है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है यूपी के स्कूलों की दशा सुधारने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए अधिकारियों के बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाने के आदेश पर अमल न किए जाने के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका शिव कुमार त्रिपाठी को याचिका की प्रति राज्य सरकार के वकील को देने के लिए दिशा निर्देश देते हुए सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने इस मामले में फरवरी तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को अवमानना नोटिस जारी किया था। अब जो है मुख्य सचिव बदल गए, इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के वकील को फिर से याचिका की प्रति देने के लिए कहा गया है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 अगस्त 2015 के आदेश पर अब तक अमल न होने से राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई
होनी चाहिए। मामला दोस्तों यहाँ पर यह है कि हाईकोर्ट ने अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का दिशा निर्देश दिया था। आप लोग जानते हैं यूपी के जो भी सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी निम्न स्तर की है, ऐसा यहाँ पर कई प्रमुख समाचार पत्रों पे आई अपडेट है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो विभिन्न अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हुए इसी से संबंधित ये मामला था जिस पर सुनवाई टाल दी गई है। अंत में बात कर लेते हैं लॉकडाउन और कोरोना अपडेट की। लिखा है लॉकडाउन में 65 लाख लोग संक्रमित हुए। अब तक दोस्तों देश में 65 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। आईसीएमआर के देशव्यापी सीरो सर्वेक्षण का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस तेजी से फैला है और यहाँ पर यह भी संकेत दिए गए हैं कि महामारी अभी भी शुरुआती चरण में है। सीरो सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भारत के ज़्यादातर जिलों में कोविड के लॉकडाउन के दौरान कम संक्रमण यह संकेत देता है कि भारत में महामारी अभी भी शुरुआती चरण में है और देश की आबादी अभी भी संक्रमण का जोखिम बरकरार है। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।